Good afternoon, dear students. Today we will discuss trading procedure on a stock exchange and SEBI. Okay, so first of all, we will discuss procedure. First point is selection of a broker. So in first, for trading of securities on a stock exchange, first of all, the selection of broker registered with SEBI is done. इसमें जो है सबसे पहले क्या काम किया जाता है, ब्रोकर को सिलेक्ट किया जाता है. दिस इज नेसेसरी बिकॉज जो डीलिंग ऑन ए स्टॉक एक्सचेंज कैन बी डन ओनली थ्रू ए ब्रोकर. जो भी इसमें डील करना है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर वो सिर्फ ब्रोकर के थ्रू ही पॉसिबल है. ब्रोकर कैन बी एन इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म और अ कंपनी. ठीक है, जो इन्वेस्टर्स हैं इसमें हैज टू साइन अ ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट एंड क्लाइंट रजिस्ट्रेशन बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर टू बाय और सेल सिक्योरिटीज. ठीक है, वो इसमें और भी अपनी डिटेल्स क्या देंगे, पैन, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन, रेजिडेंशियल एड्रेस, स्टेटस, बैंक अकाउंट डिटेल, डिपॉजिटरी अकाउंट डिटेल, नेम ऑफ एनी अदर ब्रोकर विद होम रजिस्टर्ड या फिर क्लाइंट कोड नंबर, ये सब साथ में वो इन्फॉर्मेशन भी देंगे. ब्रोकर देन ओपन्स अ ट्रेडिंग अकाउंट इन द नेम ऑफ द इन्वेस्टर्स. तो यहाँ ब्रोकर क्या करेगा, उनका एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करेगा उस इन्वेस्टर के नेम के साथ. जिसमें सेकंड केस है, दैट इज द सेकंड स्टेप, ओपनिंग ए डीमैट अकाउंट विद द डिपॉजिटरी. तो इसमें क्या है, तो these days all dealing of securities are done online और आर पेपरलेस. आपको क्लियर होना चाहिए कि पेपरलेस भी होती है इसकी जो ये आजकल की जो डीलिंग है. सो टू मेक सच अ थिंग पॉसिबल इट इज ऑब्लिगेटरी टू ओपन अ डीमेट अकाउंट. इसके लिए ही एक डीमेट अकाउंट ओपन कर दिया जाता है. इस अकाउंट से क्या होता है, तो वन ऑफ द पार्टी ऑफ डिपॉजिटरी सर्विस, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो इनकी जो इन्वेस्टर्स हैं वो उनके उनके नाम से ये डीमेट अकाउंट ओपन किया जाता है जिस पार्टी ने भी पैसा इन्वेस्ट करना है. द सिक्योरिटीज जो भी हैं आर केप्ट बाय द डिपॉजिटरी इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. जो भी वो सिक्योरिटीज परचेज करना चाहते हैं वो सारा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही उनको ये सारा उनको मेंटेन करवा के देंगे. तो एट प्रेजेंट देयर आर टू डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस. कौन कौन से हैं, एक तो नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड है और एक सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड है. ठीक है, इन दोनों के अंडर ही किसी में से भी वो इसमें वो करवा सकते हैं इसका. The depository comes into contact with the investors through the depository participant. यहाँ depository participant investors की बात करें through depository participants. Depository मतलब इसमें जो contact आएगा investors का, depository participants वो कौन है, is the agent of the depository. जो agent है depository participant उन्हीं को बोल रहे हैं हम यहाँ पर. In accordance with the direction and guidance of SEBI, जो भी गाइडेंस इसमें सेबी की दी जाती है, कोई एनी बैंक, स्टॉक ब्रोकर एक्सेट्रा कैन बी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. उनमें से कोई भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हो सकता है उसके अकॉर्डिंगली. कोई बैंक हो सकता है, कोई स्टॉक ब्रोकर हो सकता है. ठीक है, तो मेन एक्टिविटी ऑफ द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स जो इसमें हमने करनी है वो क्या है एक्टिविटीज. फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अकॉर्डिंगली ओपनिंग द अकाउंट ऑफ द इन्वेस्टर्स. इसमें एक तो अकाउंट ओपन किया जाएगा इन्वेस्टर्स का इस स्टेप में. सेकेंड है मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ द शेयर अकाउंट ऑफ द इन्वेस्टर. इन्वेस्टर्स का जो मेंटेन करना है बैलेंस को, जो भी शेयर अकाउंट का बैलेंस होता है ना वो मेंटेन करके रखना है. जैसे हम लोग अपना कोई भी अकाउंट ओपन करते हैं बैंक में तो हमें मिनिमम बैलेंस उसमें मेंटेन करके रखना होता है. ऐसे ही हर तरह के अकाउंट्स में मेंटेन करना होता है मिनिमम बैलेंस, तो वो मेंटेन होना जरूरी है इसमें. थर्ड इसमें है सेंडिंग द अकाउंट स्टेटमेंट टू इन्वेस्टर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम. इसमें जो भी आपकी स्टेटमेंट्स आती हैं जो भी वो सारी इसको टाइमली इन्वेस्टर्स को भेजते रहना. ठीक है, ताकि उनको उसकी इंफॉर्मेशन मिलती रहे और अगर वो कहीं पर कुछ पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकें. ठीक है, वो सारी उससे रिलेटेड वो सारी स्टेटमेंट इनको भेजते रहना. तो ये इसमें सेकेंड सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसके लिए वो ऑर्डर प्लेस कर सकता है. सो ऑर्डर में बी गिवन पर्सनली और टेलीफोनिकली और थ्रू ईमेल, किसी भी तरीके से वो कर सकता है. सो व्हाइल प्लेसिंग द ऑर्डर द इन्वेस्टर्स गिव्स द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिक्योरिटीज. अब यहाँ पर जो वो ऑर्डर प्लेस करेगा तो उसको प्रॉपर डिस्क्रिप्शन देनी होगी सिक्योरिटीज की कि उसको क्या करना है, परचेज करना है या सेल करना है. ठीक है, ऑल्सो कन्वे द प्राइस अप टू विच द ट्रांजेक्शन में बी फाइनलाइज्ड. उसको यहाँ पर ये भी क्लियर करना होगा कि वो किस प्राइस पे उसको फाइनलाइज करेगा. मतलब अगर वो परचेज करेगा
या फिर सेल करेगा, तो वो फाइनली किस प्राइस पे मिनिमम या मैक्सिमम कर सकता है। तो यहाँ पर ये भी उसको क्लियर करना है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट के बाद है स्टार्टिंग ऑनलाइन मैचिंग। स्टार्टिंग ऑनलाइन मैचिंग। द ब्रोकर देन विल गो ऑन ऑनलाइन। जब भी ब्रोकर जो है ऑनलाइन के थ्रू करता है कनेक्ट, तो कनेक्ट टू द मेन स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, उसके बाद वो मेन स्टॉक एक्सचेंज के साथ कनेक्ट करेगा एंड मैच द शेयर एंड बेस्ट प्राइस अवेलेबल। ठीक है, अब प्लेस कर दिया ना ऑर्डर जब इन्वेस्टर ने, तो इन्वेस्टर जो भी प्राइस चाह रहा है, जो भी प्राइस उसने जिस प्राइस पे भी उसको सेल या परचेज करना है, तो अभी ब्रोकर क्या कर रहा है, ऑनलाइन मैचिंग करेगा। ऑनलाइन में वो सारे रिकॉर्ड्स या सब उसमें जाके सर्च करेगा कि जो प्राइस बेस्ट है वो अवेलेबल कराएगा इन्वेस्टर को। ठीक है, बेस्ट प्राइस उन शेयर्स के लिए जो इन्वेस्टर्स को चाहिए। तो ब्रोकर यहाँ क्या करेगा, ऑनलाइन जाके स्टॉक एक्सचेंज के साथ मैच करेगा, कनेक्ट करेगा और मैच करेगा शेयर्स एंड द बेस्ट प्राइस अवेलेबल करवाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है कम्युनिकेटिंग मेंशन प्राइस। कम्युनिकेटिंग बेस्ट प्राइस या फिर मेंशन प्राइस, जो भी यहाँ पर आप कोई भी हो, मेंशन प्राइस टू द ब्रोकर्स टर्मिनल। ब्रोकर्स टर्मिनल व्हेन द शेयर्स कैन बी बॉट। जब भी खरीदे जाएंगे या सेल होंगे, जिस प्राइस पे जो मेंशन होगा, इट विल बी कम्युनिकेटेड टू द ब्रोकर्स टर्मिनल एंड द ऑर्डर विल बी एग्जीक्यूटेड इलेक्ट्रॉनिकली। ये जो ऑर्डर है वो इलेक्ट्रॉनिकली एग्जीक्यूट होगा, ये जो प्रोसेस है वो सारे इलेक्ट्रॉनिकली होगी, ऑनलाइन होगी। ठीक है, जो भी उनको बेस्ट प्राइस लगेगा, मेंशन प्राइस जो भी होगा उसी पे वही उनका बेस्ट प्राइस होगा, उसी पे कम्युनिकेट होगा। ठीक है, और उसकी जो एग्जीक्यूशन होगी वो सारी इलेक्ट्रॉनिकली होगी। और ब्रोकर विल इशू अ ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप। यहाँ से ब्रोकर को क्या वो इशू करेगा, यहाँ पर इशू है ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप टू द इन्वेस्टर। इन्वेस्टर को एक ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप कंफर्मेशन हो जाएगी इससे कि ये जो भी उनकी डीलिंग है वो कंप्लीट हो रही है। ठीक है, उसका वो प्रूफ हो जाएगा। तो ब्रोकर विल इशू द ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप टू द इन्वेस्टर। तो इसी को ही कम्युनिकेशन कह रहे हैं। इट मीन्स उनका जो बेस्ट प्राइस था या मेंशन प्राइस था उसके ऊपर उन्होंने उसको सेल या परचेज किया। यहाँ ऑर्डर प्लेस हुआ, ठीक है, यहाँ उसने उसके साथ मैच किया स्टॉक एक्सचेंज के साथ और सारे बेस्ट प्राइस उसको अवेलेबल करा के दिए। अब जो उसको बेस्ट प्राइस उसमें से सही लगा या मेंशन प्राइस जो था उसके अकॉर्डिंगली वो सुटेबल था, उसके ऊपर वो कम्युनिकेट कर रहा है, यानी कि उसके ऊपर उसने डील फाइनल की है। और वो डील फाइनल होगी आपकी ऑनलाइन सिस्टम में, और ऑनलाइन मतलब इलेक्ट्रॉनिकली होगी। और उसका जो प्रूफ होगा वो क्या होगा, कंफर्मेशन स्लिप, ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप। जो कौन इशू करेगा, ब्रोकर। किसको देगा, इन्वेस्टर। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट आपको क्लियर है। नेक्स्ट 6 पॉइंट, इशूइंग कंट्रोल कॉन्ट्रैक्ट नोट। इशूइंग कॉन्ट्रैक्ट नोट। आफ्टर द ट्रांजेक्शन हैज बीन कंप्लीटेड, जितनी भी हुई विद इन 24 आवर्स ब्रोकर इशू ए कॉन्ट्रैक्ट नोट। अब इसके 24 घंटे के अंदर अंदर वो एक कॉन्ट्रैक्ट नोट भी इशू करके देगा। अब उसके अंदर क्या क्या लिखा होगा ये भी मैं आपको बता दूं कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स खरीदे या बेचे। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ शेयर्स बॉट और सोल्ड, जो इंफॉर्मेशन उसमें होगी, नंबर ऑफ शेयर्स बॉट और सोल्ड, ये इंफॉर्मेशन उसमें होगी। नेक्स्ट उसका जिस जिस प्राइस पे उसको सेल किया है या परचेज किया है उसका मेन प्राइस। ऐसे ही डेट और टाइम, जिस डेट और टाइम पे आपने उसको फाइनलाइज किया है, डेट एंड टाइम डील, डीलिंग का जो टाइम था आपका। नेक्स्ट इसमें आपके पास ब्रोकरेज चार्जेस, क्योंकि ब्रोकर जो वर्क कर रहा है वो अपने चार्जेस के लिए भी कर रहा है, तो ब्रोकर के यहाँ चार्जेस भी मेंशन होंगे, ब्रोकरेज चार्जेस। ठीक है, तो द कॉन्ट्रैक्ट नोट जो है इशू करेगा वो, कॉन्ट्रैक्ट नोट में ये चीजें मेंशन होंगी। कॉन्ट्रैक्ट नोट इज एन इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट।
यूनिक ऑर्डर कोड होगा इसमें, मतलब हर पर्सन का वो अलग कोड होता है, इसीलिए उसको यूनिक ऑर्डर कोड बोला जा रहा है। ये असाइन किया जाता है टू ईच ट्रांजेक्शन बाय द स्टॉक एक्सचेंज। ये स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा ये यूनिक ऑर्डर कोड दिया जाता है, ऑर्डर कोड। तो एंड इज प्रिंटेड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट नोट, ये कॉन्ट्रैक्ट नोट के ऊपर प्रिंटेड होगा, ठीक है, फॉर फ्यूचर रेफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है 7 पे इन जे वर्किंग। पे इन डे वर्किंग, पे इन डे। तो इन्वेस्टर हैज टू डिलीवर द शेयर्स सोल्ड और पे, जो भी उसने बेचा या जो भी उसने डिलीवर किया, तो इन्वेस्टर हैज टू डिलीवर द शेयर्स, उसको शेयर्स डिलीवर हो जाएंगे। फॉर द शेयर्स बोट, सो दिस शुड बी डन इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग द कॉन्ट्रैक्ट नोट और बिफोर द डे व्हेन द ब्रोकर शैल मेक पेमेंट्स। यहाँ पर अब क्या करेगा, जो ब्रोकर है वो पेमेंट करेगा किसको, क्योंकि अगर उसने शेयर परचेज किए हैं इन्वेस्टर ने तो पेमेंट होगी स्टॉक एक्सचेंज को और रिसीव वो करेगा इन्वेस्टर से। ठीक है, तो पे इन डे वर्किंग है यहाँ पर, यहाँ उससे पैसा लेके वो स्टॉक एक्सचेंज में पे करेगा। ठीक है, और डिलीवर ऑफ शेयर्स टू द स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, और शेयर्स की भी डिलीवरी होगी, और अगर उसने सेल किया है उस केस में वो पेमेंट जो है यहाँ से लेके इनको शेयर्स डिलीवर करेगा। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड पे इन डे। नेक्स्ट स्टेप है सेटलमेंट इन प्रोग्रेस। सेटलमेंट इन प्रोग्रेस, जो कैश इज पेड और सिक्योरिटीज आर डिलीवर्ड, कैश पे कर दी गई है, सिक्योरिटी डिलीवर कर दी गई है ऑन पे इन डे, इस टाइमिंग पे। तो विच टेक्स, इसमें अब कितना टाइम लगता है, देखो मैं आपको बता दूं, जब भी ये फाइनलाइज होगा, ठीक है, उसको हम यहाँ पर टी वर्ड यूज कर रहे हैं, तो बिफोर द टी प्लस 2 days, इसमें 2 days एक्स्ट्रा मान के चलेंगे, एज द डील हैज टू बी सेटल्ड ऑन द टी प्लस 2 days। ये टी प्लस 2 का मतलब यहाँ पर है कि इफ द ट्रांजेक्शन इज डन ऑन मंडे, मान लो कि ट्रांजेक्शन जो है वो मंडे को डन हुई है, तो इट विल बी सेटल्ड ऑन फॉलोइंग वेडनेसडे। तो ये सेटल्ड होगी अगले मतलब कमिंग वेडनेसडे। तो इट मीन्स डिलीवरी एंड पेमेंट बोथ बी डन ऑन वेडनेसडे। अब उस डिलीवरी भी जो होगी शेयर्स की और जो पेमेंट होगी वो दोनों ही किस दिन होंगी, वेडनेसडे को। ठीक है, बोथ बी डन ऑन वेडनेसडे। तो सेटलमेंट साइकिल जो क्या है वो टी प्लस 2 डे, टी प्लस 2 डे। ये कब से स्टार्ट हुआ है, ये 1 अप्रैल 2003 से स्टार्ट हुआ है, उसके बाद ये रोलिंग सेटलमेंट बेसिस पे इसी तरह से चल रहा है। 9 पॉइंट है पे आउट डे वर्किंग। जैसे पे इन था ऐसे पे आउट डे वर्किंग है ये। अब यहाँ पर क्या है, ब्रोकर की अपनी भी कमीशन है, उसका भी अपना चार्जेस है। तो टी प्लस 2 डे को जब एक्सचेंज विल डिलीवर द शेयर्स और मेक पेमेंट टू द अदर ब्रोकर, तो दिस इज कॉल्ड द पे आउट डे। अब यहाँ पर पेमेंट किसको करनी है, ब्रोकर्स को। So the broker then has to make payment to the investor within 24 hours of the day of the payout day, as he is already received the payment from the exchange. जो पेमेंट उसने एक्सचेंज यानी कि स्टॉक एक्सचेंज से रिसीव कर ली है वो अब वो इन्वेस्टर को देगा और उसकी जो ब्रोकरेज है वो भी उसको रिसीव होगी इसलिए। तो ये पे आउट डे वर्किंग है। लास्ट इसमें पॉइंट है डिलीवरी ऑफ शेयर्स। डिलीवरी ऑफ शेयर्स, जिसका डीमेट अकाउंट ओपन किया था उसमें वो डायरेक्टली उसको डायरेक्टली क्या कर देगा, डिलीवर कर देगा। ठीक है, तो ये एक बात और बता दूं, ये जितनी भी ट्रांजेक्शन हमने की है ये डेली स्टॉक एक्सचेंज में होती हैं। टाइमिंग है 9:15 to 3:30 PM और मंडे टू फ्राइडे ये ओपन रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका जो इसमें शॉर्ट में छोटा सा एक टॉपिक है सेबी, इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो ये स्टेप्स आपने बेटा लर्न करने हैं अच्छे से। सेबी क्या होता है, सेबी दैट इज द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। Securities and Exchange Board of India।
शेयर मार्केट इज फाउंडेशन ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन। आपको ये हमने पहले भी डिस्कस किया, एक फाउंडेशन होता है हमारे इकोनॉमी का। तो थ्रू इट्स द पीपल विशिंग टू इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज गेट गुड चांस। यहाँ पर हर कोई अपना पैसा इन्वेस्ट करके अच्छे अपनी सिक्योरिटीज की वैल्यू को बढ़ाना चाहता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल द शेयर मार्केट। बहुत जरूरी होता है कि शेयर मार्केट को कंट्रोल में करना, ठीक है, ताकि बहुत सारी चीजों को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। अदरवाइज कुछ लोग इस चीज का बहुत मिसयूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें प्रोटेक्ट करना होता है और इकोनॉमिक कंडीशन जो हमारी कंट्री की है उसको भी इम्प्रूव करना है, स्ट्रेंथ देनी है उसको। तो कीपिंग दिस थिंग इन व्यू, कैपिटल इशू एक्ट 1947 was enforced, but the act failed to the control fully the share market। ये एक्ट फेल हो गया। तो इस इन ऑर्डर टू रिमूव इट्स ड्रॉबैक, उसकी ड्रॉबैक्स को रिमूव करने के लिए सेबी एस्टैब्लिश हुआ, ये हुआ 1992 में, ठीक है। अब इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे वो हम डिस्कस करते हैं। इसको एस्टैब्लिश किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेगुलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, रेगुलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेटरी मतलब चलाने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, डेली की इसकी एक्टिविटीज उसमें करने के लिए। तो यहाँ पर क्या किया गया स्टॉक एक्सचेंज को, सो दैट द एफिशिएंट सर्विसेज मे बी प्रोवाइडेड टू ऑल द पार्टीज ऑपरेटिंग देयर, ताकि एफिशिएंटली सारी जो सर्विसेज इसमें प्रोवाइड की जा सके और वो सभी पार्टीज को, जो भी पार्टीज हैं यहाँ पर, जैसे इन्वेस्टर्स हैं, ब्रोकर्स हैं, ठीक है। इन्वेस्टर्स में तो इन्वेस्ट करेंगे तो परचेज करेंगे, लेकिन ऐसे सेलर भी हैं, मतलब बेचने वाले भी हैं। तो वो सब पार्टीज जो है इन सबकी प्रोटेक्शन के लिए, डेली रूटीन की उनको सर्विसेज प्रोवाइड करवाने के लिए। सेकेंड है प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर। इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन के लिए, जो पैसा इसमें इन्वेस्ट करेगा उसकी प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। तो कैपिटल मार्केट इज मीनिंगलेस इन द एब्सेंस ऑफ द इन्वेस्टर्स। आपको पता ही है कि इन्वेस्टर्स के बिना तो ये मार्केट किसी भी काम की नहीं है। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर। जब तक इन्वेस्टर्स की यहाँ पर प्रोडक्शन नहीं होगी तो यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करेंगे ही क्यों। तो प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स मींस प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम द रॉन्ग इंफॉर्मेशन गिवन बाय द कंपनीज इन देयर प्रोस्पेक्टस। अब क्या होता है कि कंपनीज अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए गलत इंफॉर्मेशन भी उसमें पब्लिश कर सकती हैं, लेकिन अगर वो सेबी के अंडर है तो क्योंकि सेबी के रूल्स हैं, उनको रूल्स को फॉलो करते हुए वो कुछ भी इसमें मतलब कुछ भी ऐसा नहीं उसमें पब्लिश करेंगी जो कि जिससे कि लोग मिसगाइड हो जाए। ओके, तो यहाँ पर इनको रिस्क जो है वो कम रहेगा। तो रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ डिलीवरी एंड पेमेंट, यहाँ पैसे का लेने देने में भी रिस्क कम रहेगा। तो हेंस द जो फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव है ऑफ द सेबी इज प्रोवाइड सिक्योरिटीज टू द इन्वेस्टर्स। थर्ड है इसमें चेकिंग द इनसाइडर ट्रेडिंग, चेकिंग द इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब जो अंदर की जो ट्रेडिंग होती है, डायरेक्टर्स हैं, प्रमोटर्स हैं, who have some secret information about the company। अब उनके पास अपनी कंपनी की कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, who wish to take advantage of this secret information। तो वो अपनी हमेशा इन चीजों से उससे एडवांटेज लेना चाहती है। तो दिस हर्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल इन्वेस्टर्स। ये जनरल इन्वेस्टर्स के लिए ये गलत है, हर्ट करता है। इट वाज वेरी एसेंशियल टू चेक दिस टेंडेंसी। इस चीज को चेक करने के लिए ये जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है वो वर्क करता है इंटरनली। मेनी स्टेप्स हैव बीन टेकन टू चेक इनसाइड ट्रेडिंग थ्रू द मीडियम ऑफ द सेबी। तो सेबी के थ्रू से हम यहाँ पर बहुत सारे स्टेप्स हैं जिसके थ्रू उसको चेकिंग की जाती है कि इस तरह की कुछ भी मिस हैपनिंग ना हो। नेक्स्ट है कंट्रोल ओवर ब्रोकर्स। ब्रोकर्स कौन है, जो यहाँ पर डील करा रहे हैं। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप एन आई ऑन एक्टिविटीज ऑफ द ब्रोकर्स। जो भी मिडल मैन है इसके अंदर जो भी वर्क करवाएंगे पूरा, तो उसके ऊपर भी एक आंख बना के रखना। टू हैव टू कंट्रोल ओवर देम, इट वाज नेसेसरी टू एस्टैब्लिश द सेबी, कि वो गलत मतलब एक्स्ट्रा उनसे कमीशन ना ले लें, उनको गलत तरीके से मिसगाइड ना कर दें इन्वेस्टर्स को, ठीक है। तो ये सब चीजें देखने के लिए भी सेबी वर्क करता है। अब यहाँ इसके फंक्शंस क्या हैं सेबी के। नेक्स्ट इसका छोटा सा एक और टॉपिक है फंक्शंस, ये लास्ट आपका है। फंक्शंस ऑफ सेबी, क्या फंक्शंस है, सेबी क्या करता है।
फर्स्ट ऑफ ऑल रेगुलेटरी फंक्शन इसके जो है, जो रेगुलरली इसके काम होते हैं, रेगुलेटरी फंक्शंस। रेगुलेटरी फंक्शंस में कुछ फंक्शंस हैं जो सेबी ने रोज ये इसको फॉलो करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल टू रजिस्टर द ब्रोकर, सब ब्रोकर, अदर प्लेयर ऑफ द स्टॉक मार्केट, रजिस्टर कराना होता है उनको, ठीक है, चाहे ब्रोकर है सब ब्रोकर हैं। ऐसे टू रजिस्टर द कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, जैसे कि जैसे म्यूचुअल फंड आपका आपने कभी याद देखी होगी, तो ये सब इस तरह इस स्कीम को रजिस्टर्ड कराना। टू रेगुलेट द वर्किंग ऑफ स्टॉक ब्रोकर, पोर्टफोलियो एक्सचेंज, अंडरराइटर्स and merchant bankers and business of the stock exchange and other securities market, इनको भी रेगुलेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है टू रेगुलेट द टेक ओवर बिड्स बाय द कंपनी, ठीक है, इनको भी रेगुलेट करना। ये सारे पॉइंट्स आपके पास मेंशन है। तो कॉल इंफॉर्मेशन बाय अंडरटेकिंग इंस्पेक्शन, कंडक्टिंग इंक्वायरीज एंड ऑडिट्स द स्टॉक एक्सचेंज एंड अदर इंटरमीडियरीज, ठीक है, एंड टू लिवे फी or other charges for carrying out the purpose of the act। और लास्ट इसमें जो फंक्शन है रेगुलेटरी में, टू परफॉर्म एंड एक्सरसाइज सच पावर अंडर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट 1986 एंड मे द डेलीगेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये परफॉर्म करना है इसको। नेक्स्ट सेकेंड है इसमें डेवलपमेंटल फंक्शन, ये रेगुलेटरी में जो डेली के रेगुलेट करता है वो, और डेवलपमेंट में डेवलपमेंटल फंक्शन में जो कि इकोनॉमी के लिए जो वर्क करता है, developmental functions। तो इसमें कौन से फंक्शन है, टू इम्पार्ट ट्रेनिंग टू द इंटरमीडियरीज, जो इंटरमीडियरी जो वर्क कर रहे हैं बीच में, इसमें शेयर ब्रोकर होते हैं, सब ब्रोकर होते हैं, शेयर ट्रांसफर एजेंट्स होते हैं, रजिस्ट्रार होते हैं, मर्चेंट बैंकर्स होते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं, ये तो टू इम्पार्ट ट्रेनिंग, इनको ट्रेनिंग देना कि कैसे प्रॉपरली वर्क करना है। सेकेंड इसमें टू कैरी ऑन रिसर्च वर्क एंड पब्लिश different kinds of information for the convenience of all the parties operating in the capital market। इसमें इस तरह के रिसर्च करके पब्लिश करना उन इंफॉर्मेशन को जो कि सभी पार्टीज के लिए कन्वीनियंटली उसको यूज कर सके, वो उसको यूज करके अपना पैसा इन्वेस्ट कर सके, ऑपरेट कर सके कैपिटल मार्केट को, तो ये यहाँ पर वर्क किया जाए। और थर्ड है इसमें टू डेवलप द कैपिटल मार्केट बाय अडॉप्टिंग अ फ्लेक्सिबल अप्रोच, ठीक है, इस तरह से फ्लेक्सिबल अप्रोच होनी चाहिए कि जो इसको हल्का फुल्का कभी चेंज भी करना पड़े तो कर सके, ताकि अल्टीमेटली यहाँ कैपिटल मार्केट को डेवलप करना है। ओके, थर्ड पॉइंट है इसका लास्ट फंक्शन, प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्टिव फंक्शन, तो प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडलेंट, मतलब फ्रॉड से बचने के लिए, फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस सबसे जो इम्पोर्टेंट है, उसको उससे बचाने के लिए इन्वेस्टर्स को यहाँ पर सेबी जो वर्क कर रहा है इन कनेक्शन विद द सिक्योरिटी मार्केट। सेकेंड है इसमें जो वो है कि कंट्रोलिंग इनसाइडर्स ट्रेडिंग इन सिक्योरिटी, मैंने आपको बताया जो अंदर में इंटरनली जो चल रहा है उसको कंट्रोल करना। इनसाइडर ट्रेडिंग मीन्स यहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज बाय दोज पर्सन, जैसे कि डायरेक्टर है, प्रमोटर है, जो कि अपनी सीक्रेट इंफॉर्मेशन से कुछ भी बेनिफिट लेने की कोशिश करते हैं, एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं, उन चीजों को यहाँ पर रोकना है, उससे प्रोटेक्ट करवाना है। थर्ड है इसमें अंडरटेकिंग स्टेप्स फॉर द इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन एंड फोर्थ इसमें प्रमोशन ऑफ फेयर प्रैक्टिसेस, इसमें हम प्रमोट करते हैं कि सही प्रैक्टिसेस हो, एंड कोड ऑफ कंडक्ट इनटू सिक्योरिटी मार्केट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब है सभी रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो किया जाए, और जो रूल्स और जो भी रेगुलेशंस हैं वो किसके द्वारा बनाया गया है, सिक्योरिटी, वो हमारे स्टॉक एक्सचेंज सेबी के द्वारा बनाए जाते हैं, उन्हीं रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो किया जाए ताकि वो प्रोटेक्शन जो है वो बनी रहे। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ द माय टॉपिक इज कंप्लीटेड। स्टूडेंट्स आगे कुछ टर्मिनोलॉजी रिलेटिंग टू स्टॉक एक्सचेंज, कुछ टर्म्स हैं जो यूज की जाती हैं स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है, इनको हम प्रॉपरली कराते नहीं है, बट आप इसको एक बार रीड करना, ठीक है, ये आपने खुद करना है, तो यू कैन डू बाय योरसेल्फ। इसमें कुछ हमारे पास 27 टर्म्स गिवन है, ये नेक्स्ट पेजेस पे, ये आपके वैसे उसमें नहीं है, टॉपिक में नहीं है, ये जस्ट टर्म्स हैं जो यूज करते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, तो आप इसको एक बार रीड करेंगे। My topic in this unit also is completed now. Thank you students, have a nice day.